नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ 1 के साथ हम विज्ञान की चर्चा को जारी करेंगे। 2 अभिक्रियाएं हम पिछली कक्षा में ले चुके थे, संश्लेषण अभिक्रिया और जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है उसको हम संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी कह सकते हैं। और दूसरी हमने देखी थी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में 2 तत्व आपस में मिलकर के एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं, जबकि वियोजन जो उसकी विपरीत थी उसके अंदर एक पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है। तीसरी अभिक्रिया बच्चों आज हम लेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। Fe इसका प्रतीक है ये बच्चों आयरन, लोहे का, और साथ में CuSO4 इसका नाम है कॉपर सल्फेट। जब ये आयरन इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर की जगह ले लेता है। तो क्या बनाएगा? FeSO4। ये लिखते समय हमें ध्यान रखना है, F बड़ा E छोटा, S बड़ा और O भी बड़ा। और साथ में किसको बाहर धक्का दे देता है? इस कॉपर को धक्का दे देता है। ये क्या बना, जो नया पदार्थ बना है ये है आयरन सल्फेट, और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार का आप एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। यहां पर हम आयरन की जगह बच्चों ले सकते हैं जिंक यानी कि जस्ता। जस्ते का प्रतीक है ये Zn, और इसकी भी यदि हम क्रिया इसी कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो वही चीज हम देखते हैं कि जो जस्ता है वो इस कॉपर को CuSO4 में से धक्का दे देता है और क्या बना लेता है बच्चों? ZnSO4, और साथ में किसको धक्का दे दिया उसने? कॉपर को। ये जो नया पदार्थ बना है बच्चों इसका नाम है जिंक, क्योंकि Zn को क्या कहते हैं? जिंक, और ये है हमारा सल्फेट, जिंक सल्फेट। इस प्रकार आपने दोनों उदाहरण में एक बात कॉमन क्या देखी कि ये जो पदार्थ है, एक पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ को धक्का दे रहा है, दूसरे तत्व को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है और स्वयं उसका स्थान ले रहा है। बच्चों ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो हम परिभाषा क्या करेंगे? ऐसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील कैसे कहलाया ये? क्योंकि इसने दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह ले ली। तो हम क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और विस्थापित करने का मतलब ही क्या है बच्चों? कि उसको हटाकर स्वयं उसकी जगह ले रहा है। तो आप देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा? आयरन और जिंक। यहां पर Fe और जिंक ये दोनों अधिक क्रियाशील हैं, जबकि जो हमारा कॉपर है बच्चों वो क्या हो गया हमारा? इन दोनों की तुलना में कम क्रियाशील है। वापस से देखिए विस्थापन अभिक्रिया बच्चों हम किसे कहेंगे?
परिभाषा लिखेंगे हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह आ जाता है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और इसी प्रकार जिंक यानी कि जस्ता कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर उसकी जगह स्वयं ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। जब हमें विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गई है तो हमें इसके आगे पढ़नी पड़ेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप नोट कर लें, फिर हम आगे लेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊपर से थोड़ा सा साफ करती हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए बच्चों फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं। AB, सामान्य बात करते हैं, ये एक पदार्थ है AB और इस पदार्थ की क्रिया हम करवाते हैं CD के साथ, पदार्थ 1 और ये वाला हो गया हमारा पदार्थ 2। जब इन दोनों की क्रिया की जाती है बच्चों तो होता क्या है, ये जो A है, A क्या करेगा, C की जगह चला जाएगा। A कहां चला जाएगा, C की जगह, और C कहां जाएगा हटकर, A की जगह आ जाएगा। यानी दोनों पदार्थों में जो ये अवयव हैं, जो ये आयन हैं, उनमें परस्पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। दोबारा से देखिए, दो पदार्थ थे, दोनों पदार्थों के जो अवयवी तत्व थे बच्चों, उनका परस्पर आदान प्रदान हो रहा है। A C की जगह चला गया और C जो है वो A की जगह आ गया। तो नए पदार्थ अब क्या बने, AD और BC। इस प्रकार की जो क्रिया होगी जिसमें दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, उस क्रिया को बच्चों हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। यानी दो जगह से विस्थापन हुआ है, AB में से भी विस्थापन हुआ है और CD में से भी विस्थापन हुआ है। दो जगह विस्थापन होने के कारण ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसका रसायन की दृष्टि से हम एक उदाहरण लें। Na2SO4 प्लस BaCl2। शुरुआत में बच्चों ये कठिन लगेंगे सूत्र, लेकिन जब आप लिखकर याद करेंगे तो याद होने लगेंगे। बनता है BaSO4 और साथ में NaCl। ध्यान दीजिए, Na2SO4, Na सोडियम का सूत्र होता है, तो इसका नाम हो गया बच्चों सोडियम सल्फेट। और BaCl2, Ba बेरियम को कहते हैं, B बड़ा और A छोटा, तो इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। अब जैसे हमने ऊपर सीखा था कि इस अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, आयनों का आदान प्रदान। तो आप देखिए, जो ये सोडियम है बच्चों, ये तो कहाँ चला जाएगा, बेरियम की जगह, और जो ये बेरियम है ये कहाँ आ जाता है, सोडियम की जगह। तो जब Na बेरियम की जगह चला जाएगा तो किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, NaCl, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। और इसी प्रकार जब ये Ba बेरियम किसकी जगह ले रहा है, सोडियम की जगह ले रहा है, तो ये क्या बना देता है,
BaSO4। और बच्चों इसका नाम क्या है, अपन नीचे लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। और जब हम क्रिया करवाते हैं बच्चों ये वाली, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा, एक अघुलनशील यानी नीचे बैठ जाता है, बर्तन में नीचे बैठ जाता है, एक अविलेय पदार्थ के रूप में रहता है, अविलेय पदार्थ के रूप में रहता है बच्चों। और इस अविलेय पदार्थ को जो नीचे घुलता नहीं, हमें तली में बैठा हुआ नजर आता है, उसको बच्चों विज्ञान की भाषा में एक नाम दिया गया है, अवक्षेप। क्या नाम दिया गया उसे, अवक्षेप। जो क्या होगा, जब आप इधर देखिए, जैसे इस बर्तन में एक विलयन है, और जब हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में मिलाया, तो शुरू में दोनों विलयन के रूप में थे, लेकिन जब दोनों की क्रिया से ये बेरियम सल्फेट का निर्माण होने लगता है बच्चों, तो ये हमें यहाँ पर ऐसे ये जमा हुआ नजर आता है, और ये जो नीचे बैठा हुआ है ये इस पानी में नहीं मिलेगा, इस विलयन में नहीं घुलेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, अवक्षेप। तो चूंकि इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने एक चीज और नोट की कि हमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है बच्चों, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे इसे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब हमें दो चीजों की परिभाषा लिखनी है, एक तो हम क्या करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बात हमें समझ में आ गई होगी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया तो वो हुई जिसमें पदार्थों के बीच आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और अवक्षेपण अभिक्रिया वो हुई जिसमें हमें अवक्षेप की प्राप्ति हो रही। पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर लें, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य आयनों का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य बच्चों आयनों का आदान प्रदान होता है। परिभाषा हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य, हम लिखने के साथ साथ बोलते भी हैं, तो जो लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं दोनों तरीकों से लिख भी सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही आप अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब अवक्षेप हमें समझ में आ गया, अवक्षेप क्या है, एक अविलेय पदार्थ है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे।
इसके बाद एक लास्ट अभिक्रिया और हमारी इस श्रेणी में रही है बच्चों, अभिक्रियाओं के प्रकार में उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, या तो क्या हो सकता है ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही हो किसी पदार्थ में, या ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, तो बच्चों हाइड्रोजन की क्या हो रही हो वहां पर कमी। आपको ये ध्यान देना है, एक चीज जुड़ रही है, ऑक्सीजन यदि जुड़ रही है तो हाइड्रोजन की हमें क्या याद रखनी है, कमी। उस अभिक्रिया को बच्चों हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, उपचयन अभिक्रिया। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स, Mg क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर जब इस ऑक्सीजन के साथ इसका योग करवाया जाता है तो एक पदार्थ बन रहा है बच्चों MgO। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे Mg केवल अकेला था, लेकिन क्रिया के उस तरफ राइट हैंड साइड जाने पर हम देखते हैं Mg के साथ एक क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। तो बच्चों ये कहा जाएगा कि इस क्रिया में Mg का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। Mg का उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार आपकी किताब में जो एक उदाहरण दिया है बच्चों, हम वो भी ले सकते हैं, जैसे Cu प्लस O2 गिव्स, तीर का निशान के बाद CuO। Cu क्या है, कॉपर तांबा। ऊपर वाली क्रिया की तरह ही सेम बात है, ऑक्सीजन इसमें पहले यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी बाईं साइड, लेकिन दाईं साइड जाने पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। इसका मतलब यहाँ भी इस क्रिया का अपन क्या मान सकते हैं, क्या हुआ है, Cu का इस क्रिया में उपचयन हुआ है। नोट कर लीजिए ये वाली चीज, उपचयन ऑक्सीजन का योग होना हो या हाइड्रोजन की कमी होना हो, और दो हमने उदाहरण देखे हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसके बाद हम अपनी चर्चा को अभी जारी रखेंगे ब्रेक के बाद, और हम बात करेंगे आगे फिर अपचयन की। ब्रेक के
आपका। अब हम बात करेंगे अपचयन की। दोनों नाम बच्चों जुड़े जुड़े से ही हैं, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपचयन, अपचयन में अब हमें परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर करना है। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का, पहले हमने बात करी थी उपचयन में, क्या बात करी थी, योग हो रहा हो। अब यहाँ हम बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, बिल्कुल उसके उल्टी अभिक्रिया है। आप एक चीज का याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा करना है आपको। जहां योग है वहां कमी है, और जहां कमी है वहां योग है। अपचयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, या अगर ऑक्सीजन नहीं है वहां पे हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को देख करके भी बता सकते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की क्या हो रही होगी, वृद्धि, या हम ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो बच्चों, योग हो रहा हो। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के संदर्भ में हम बात करते हैं। आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण, आपने जो उदाहरण उपचयन में पढ़े हैं आप उन्हीं को ही वापस या उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे, अभी आपने एक उदाहरण पढ़ा है, Mg plus O2 gives MgO। अपनी अपनी कॉपियों में आप देख सकते हैं, अभी अभी आपने यदि नोट डाउन किया है, Mg plus O2 तीर का निशान MgO हमने लिखा था, और अब की बार अब हमने पहले क्या लिख दिया, जो चीज राइट साइड में थी उसको हमने पहले लिख दिया। तो हमने लिख दिया MgO, और यहां हमने क्या लगा दिया बच्चों, तीर का निशान। और जब इसे गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है बच्चों, तो क्या हुआ, Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गई। यहां शुरुआत में Mg के साथ O जुड़ा हुआ है, लेकिन तीर के निशान के उस तरफ जाने पर Mg बेचारा अकेला रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ क्या दिखाई दे रही है, हमें कमी हो गई। तो हम बिना सोचे समझे क्या कह सकते हैं, MgO से Mg बनने में क्रिया का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस क्रिया में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इस प्रकार बच्चों ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो हमारी हो जाएगी अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी वो अभिक्रिया हमने देखी थी पहले, उपचयन। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों क्रिया एक साथ ही चल रही हो, कभी किसी अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए। जी हाँ, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और इसे अंग्रेजी में एक नाम और दिया हुआ है, रेडॉक्स। इसी का ही दूसरा नाम क्या दे रखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे बनाएंगे रेडॉक्स, जरा देखें। रेडॉक्स की स्पेलिंग है बच्चों REDOX। अब उपचयन अपचयन, उपचयन को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। और अपचयन को अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन, REDUCTION। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही होती हैं तो बच्चों क्या ले लिया गया, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, तो क्या बन गया, दोनों को मिलाने से क्या बन गया, रेडॉक्स। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो क्या हो रहा हो, उपचयन, और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा हम लिख सकते हैं इसकी, देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन
हो रहा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं बच्चों साथ साथ चल रही हैं, एक ही अभिक्रिया के अंदर दोनों काम हो रहे हैं। हम इसे उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया का आप उदाहरण देखिए, CuO कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब इस कॉपर के ऑक्साइड पे बच्चों हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो हम क्या देखते हैं कि इस Cu में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये बाहर चली जाती है और किसके साथ जुड़ जाती है? H2 के साथ जाकर के जुड़ जाती है। तो क्या बनेगा? पदार्थ Cu तो अकेला रह गया और H2 के साथ यहां आकर कौन जुड़ गई? ये ऑक्सीजन जुड़ गई। तो आप देखिए, हमने ये पढ़ा था कि उपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाए? ऑक्सीजन का योग हो, जो हमने पहले पढ़ी थी। उपचयन वो क्रिया है। यहाँ देखिए H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन आकर जुड़ गई बच्चों। तो इस क्रिया में H2 से H2O बनने में क्रिया का क्या हो गया? उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें, CuO के पास बच्चों क्या थी? ऑक्सीजन थी, लेकिन जब क्रिया हुई और क्रिया के दाईं तरफ हमने देखा, अब यहां से Cu गायब हो चुकी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों? कमी। तो CuO से Cu बनने में अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ये कमी ऑक्सीजन की क्या प्रदर्शित करती है? अपचयन। तो आप देखिए, एक ही क्रिया है और उसमें एक पदार्थ का हमने देखा उपचयन हो रहा है, जबकि दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इस प्रकार ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ चलें, वो क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए आप ये उदाहरण। रेडॉक्स अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के सालों में भी ये आई भी है। अभी जब हम बोर्ड के प्रश्न डिस्कस करेंगे तब भी आप देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, और साथ ही साथ हमने ऊपर एक उदाहरण लिया है जो हमें रेडॉक्स अभिक्रिया समझाता है। यहाँ ये आपकी सारी अभिक्रियाएं पूरी हो गई हैं बच्चों। हमारा टॉपिक हमने जो पिछली कक्षा से शुरू किया था वो यही था, अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने, एक बार दोहरान कर लें, सबसे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया, संयोजन के बाद हमने वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के बाद फिर आज हमने देखी है विस्थापन, द्विविस्थापन